हेलो एवरीवन। मैं आदित्य भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इम्पैक्ट। सबसे पहले हम जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और लास्ट में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे डिफाइन किया है। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे मैंने बताया ना, रेपो होता है, रिवर्स रेपो होता है, ऐसे ही कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, कई तरह के टूल्स होते हैं जो आरबीआई यूज करती है। ठीक है, जो किसके कंट्रोल में होता है? सेंट्रल बैंक यानी इंडिया के केस में आरबीआई। जो क्या कंट्रोल करती है, क्या रेगुलेट करती है? इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी लिक्विडिटी को मेंटेन करती है और इंटरेस्ट रेट को। इसके थ्रू ही ये ओवरऑल जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके इकोनॉमिक गोल्स हैं, उसको अचीव करती है। ठीक है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? जैसे फ्लो ऑफ क्रेडिट कितना हो, लिक्विडिटी कितना होना है, ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथ करना। ठीक है, लेकिन जो मेन जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करना। ये दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फरवरी 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। जिसमें क्या डिसाइड हुआ कि प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एक टारगेट दिया गया आरबीआई को। आरबीआई एक्ट को बदला गया। ठीक है, और उसमें क्या किया गया कि 4% जो है इन्फ्लेशन इनको मेंटेन करना है आरबीआई को। ठीक है, ये नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए किया गया। ये टारगेट है कि 4% इन्फ्लेशन रेट को आरबीआई को रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और +-2 हो सकता है, यानी 2% भी हो सकता है और 6%, इस रेंज में 2% to 6% के रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है, आरबीआई का टारगेट है। ठीक है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो 27 जून 2016 को बनी, आरबीआई एक्ट को चेंज करके, अमेंड करके। और ये 6 मेंबर पैनल है। ठीक है, और ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जो कि क्या होता है? रेपो, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? रेपो रेट, जो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, और अदर जो की इंटरेस्ट रेट्स है जैसे रिवर्स रेपो, बैंक रेट, ये सब को ये डिसाइड करती है कि ये कितना होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लाने का? टू ब्रिंग वैल्यू एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ये आरबीआई कहती है। पहले क्या था कि आरबीआई का जो गवर्नर होते थे ना, उनका ही फाइनल से होता था। लेकिन अब ये 6 मेंबर्स कमेटी है, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन गवर्नर होते हैं, 2 आरबीआई के मेंबर होते हैं, जिसमें एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक दूसरे कोई ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जिनका टर्म 4 साल का होता है। ये इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस या मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपर्ट्स होते हैं। अभी प्रेजेंट में जैसे आईआईएम के एक प्रोफेसर को रखा गया है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिटायर्ड जो प्रोफेसर उनको रखा गया है, ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट्स को रखा जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो भी डिसीजन होती है ना, वो आरबीआई पर बाइंडिंग होती है, उसे वो फॉलो करना ही पड़ता है और मेजोरिटी वोट से डिसाइड होता है। ठीक है, इस साल 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ये 5 टाइम्स मिलने का टारगेट रखा गया है। लास्ट ईयर ये 7 बार इनकी मीटिंग हुई थी। आइए अब हम देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें इसके अंडर में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है LAF, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या आता है? इसमें आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है, it is the rate at which banks borrow money from RBI against the collateralized securities। ये collateralized securities क्या होता है? collateral आप जानते हैं ना, जो चीज़ें हम गिरवी रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या collateral रखा जाता है? यहाँ पर कमर्शियल बैंक जो होती है, वो अपने पास जो सिक्योरिटीज़ होती है उसको collateral करके, आरबीआई के पास collateral रख के, वो उसके अगेंस्ट में पैसे लेती है, लोन लेती है। ठीक है, लेकिन एक उसमें एग्रीमेंट होता है कि ये जो सिक्योरिटीज उसने कोलेटरल रखा है, वो कुछ समय के बाद उसे वापस खरीद लेगी
और पैसे जो उसने लोन लिए हैं वो इंटरेस्ट के सहित आरबीआई को वापस कर देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, आरबीआई की वेबसाइट पे लिखा था टू रिपर्चेज एट अ प्री डिटरमाइंड डेट एंड रेट, यानी पहले ही पता है कि हम इतने दिन के लिए ले रहे हैं, पहले ही बता देना है आरबीआई को कि हम इतने दिन के लिए लोन ले रहे हैं और ये जो रेट है इस पर ले रहे हैं, यानी रेपो रेट, वो एक तरीके का समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला मॉनेटरी टूल है। ये ओवरनाइट के लिए हो सकता है, 7, 14 या 28 डेज के लिए हो सकता है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से सिक्योरिटीज़ हैं जिससे कोलेटरल बैंक्स रख सकती हैं। ठीक है, तो इसमें है गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, डेटेड सिक्योरिटी मतलब जिसमें डेट रहता है कि इतने समय बाद ये मैच्योर हो जाएगी। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स जनरली क्या होता है कि वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ये 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज का होता है। ठीक है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास कोलेटरल रख के लोन ले सकती है। ठीक है, शर्त क्या है कि जैसे ही वो प्री डिटरमाइंड डेट आ जाएगा तो वो पैसे वापस करेगी और जो उसने सिक्योरिटीज़ कोलेटरल रखा है ना वो वापस आरबीआई से ले लेगी। देखिए, अक्सर आप सुनते होंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी जब आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठती है तो बताती है कि भाई इतना 25 बीपीएस कट किया गया रेट, 40 बीपीएस। तो ये बीपीएस क्या होता है, ये होता है बेसिस पॉइंट्स। 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, दूसरा जो टर्म है वो है रिवर्स रेपो रेट, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर में आता है। ये क्या है, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई, इसमें आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, आरबीआई पे कर रहा है टू द बैंक्स ऑन एक्सेस और सरप्लस फंड्स पार्क्ड विथ इट। सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड विद अ साइमल्टेनियस कमिटमेंट टू रीसेल। अब समझिए ये क्या है, जनरली क्या होता है ना कि जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड है जो वो लेंड करना नहीं चाहती रिस्की वेंचर्स में, वो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहती है, वो चाहती है कि भाई ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट वगैरह में नहीं डालना है पैसा, तो वो क्या करती है, जो उसके पास एक्सेस फंड होता है, सरप्लस फंड होता है, तो वो आरबीआई के पास जमा कर देती है, उसके बदले उससे सिक्योरिटीज़ लेती है। ठीक है, और वो फिर क्या करना है, कुछ दिन बाद एक जो प्री डिटरमाइंड टाइम है उसके बाद वो उसे वापस कर देगी कमर्शियल बैंक या जो भी बैंक है वो उसे वापस कर देगी। ठीक है, और सिक्योरिटीज़ फिर उसे मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ आर रिक्वायर्ड, सिक्योरिटीज़ किससे लिया गया, आरबीआई से लिया गया, किस कमिटमेंट के साथ कि उसे वापस बेचना है, वापस जब उसे आरबीआई को बेचेगी और पैसे फिर अपने पास रख लेगी। ठीक है, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट अगर कम होता है ना, जैसे कि अभी जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो आई, जो रिपोर्ट आई, उसमें क्या किया गया, इससे रिवर्स रेपो रेट को कम करके 40 बीपीएस कम करके 3.35% किया गया। अब क्यों इसे घटाया गया, देखिए जब रिवर्स रेपो रेट कम होता है ना तो बैंक्स जो है, अब उसको ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं आरबीआई के पास अपने फंड्स को रख के, तो वो क्या करेगी, वो ये प्रॉम्प्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट जो रिवर्स रेपो रेट अगर कट किया जाए तो ये प्रॉम्प्ट करेगा कमर्शियल बैंक्स को या बैंक्स को कि वो अपने पैसे आरबीआई के पास से निकाल के वो अदर जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में है वहाँ पर इन्वेस्ट करे या वहाँ पर लोन दे, जिससे क्या होगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। देखिए बैंक का जो रेपो जो इंटरेस्ट होता है ना, बैंक बैंक का जो पावर है ना, क्रेडिट क्रिएशन का पावर होता है। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना वो क्रेडिट क्रिएशन करती है, यानी उसके पास 100 रुपये है ना तो उसके पास इतनी एबिलिटी कि 100 रुपये का 500 रुपये लोन में दे सकती है। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के वो जानते हैं क्रेडिट क्रिएशन एक पूरा टॉपिक है। तो क्रेडिट क्रिएशन बस ये समझ लीजिए कि बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल टाइम्स अपने डिपॉजिट के अमाउंट क्रिएट, जो लोन है वो क्रिएट कर सकती है, लोन दे सकती है, क्रेडिट क्रिएट कर सकती है। इसीलिए रेपो रेट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी की। अब हम देखते हैं कि ये रेपो रेट काम कैसे करता है। ठीक है, कैसे इसका फंक्शनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। ठीक है, रेपो रेट बढ़ने पर क्या होता है, अब बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो बैंक भी क्या करेगा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ाएगी तो क्या होगा, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो जो डिपॉजिटर्स हैं, जो सेव करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे क्योंकि उन्हें अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो लोन लेने वाले हैं ना उनको वो कम लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो गया है, महंगा हो गया है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हो गया है, महंगा हो गया है, तो वो कम लोन लेंगे। ओवरऑल क्या होगा, मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, यानी जो
अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो कम हो जाए, क्योंकि जिसके पास एक्सेस था वो इंटरेस्ट रेट के लालच में जो पब्लिक है वो बैंक में जमा कर देगी, और जो लोग बिजनेस करने के लिए लोन लेने वाले थे वो अब अपने प्लान को क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम होगा तो लोगों के पास पैसे कम होंगे, डिमांड कम होगा, और फिर ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो टूल आता है ना वो आता है कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये मिनिमम परसेंटेज होता है एनडीटीएल का। एनडीटीएल मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या है। जो हर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को अपने पास आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है, किस फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। ठीक है, यानी मिनिमम परसेंटेज होता है एंड नेट टाइम एंड डिमांड टाइम लाइबिलिटीज़ का, जो हर एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, और इस पैसे का इस्तेमाल बैंक्स किसी भी तरह की लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर सकती है। ठीक है। दूसरा होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट एवरी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन विथ इटसेल्फ, अपने पास रखना है, सिर्फ कैश में नहीं, गोल्ड में भी रख सकते हैं और सिक्योरिटीज़ में भी रख सकते हैं। सिक्योरिटीज़ में क्या क्या है, ट्रेजरी बिल्स है, डेटेड सिक्योरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही दोनों आते हैं। ठीक है। अब जानते हैं ये एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। देखिए डिमांड लाइबिलिटी में क्या आता है, जो आप डिमांड पर पे करना है जिन्हें। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट में जो पैसा होता है, जब भी जो कस्टमर्स हैं वो डिमांड करेंगे उन्हें लौटाना पड़ेगा, जो डिमांड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा सेविंग्स अकाउंट का जो डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन है वो भी इसमें आता है। दूसरा है टाइम लाइबिलिटी, जिसमें फिक्स डिपॉजिट आता है, रिकरिंग डिपॉजिट आता है, और सेविंग्स अकाउंट का वो पोर्शन आता है जो टाइम लाइबिलिटी पोर्शन होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसे लिक्विडिटी बढ़ाना है मार्केट में। ठीक है, तो क्या करेगी, इस टूल के माध्यम से, इस टूल के यूज़ करके अगर आरबीआई सीआरआर या एसएलआर में से कोई भी एक घटाती है, जैसा कि हुआ 27 मार्च को जो है, जब मॉनेटरी पॉलिसी की आई, तो उसमें इन्होंने जो सीआरआर है ना वो 4% से घटा के 3% कर दिया। ठीक है, 27 मार्च 2020 को। तो मान लो पहले कितना था, एसएलआर 18 था और सीआरआर 4% था, टोटल 22% था। ठीक है, बाद में घटा के कितना कर दिया गया इसे, 21%। तो 1% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, तो अब सीआरआर एसएलआर जो घटा 1%, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बैंक्स के पास कुछ पैसे फ्री हो गए। उसे पहले मान लीजिए 100 करोड़ रुपए थे, अब उसे मात्र 21 करोड़ रुपए ही रखने हैं एसएलआर सीआरआर मिलाकर। ठीक है, यानी उसका 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा क्या हो गया, फ्री हो गया। अब वो 1 करोड़ रुपए जो उसके पास हैं वो क्या करेगा, वो लेंडिंग कैपेसिटी उसके बढ़ गई तो वो ज़्यादा लोन देगा। ज़्यादा लोन देगा तो जो पार्टी लोन लेंगी, जो कोई बिजनेस फर्म्स वगैरह ये सब लोन लेंगे, तो वो क्या करेंगे, उस लोन के पैसे से वो ज़्यादा डिमांड करेंगे। ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, और फिर क्या होगा, इकोनॉमी फिर से अपने पुराने पोजीशन पे, बेटर पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये वर्क करता है। तीसरा जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है क्या, आरबीआई क्या लिखती है इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द मार्केट ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय द आरबीआई बाय वे ऑफ सेल परचेज ऑफ जी सेक्स। यहाँ जी सेक्स का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, टू और फ्रॉम द मार्केट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट द रूपी लिक्विडिटी कंडीशंस इन द मार्केट ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। सिंपली क्या है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का खरीदना या बेचना गवर्नमेंट आरबीआई कराती है, किसके थ्रू, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती है। अब जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। ठीक है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन का मतलब क्या है कि एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं मार्केट में, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन वैसा नहीं है, कम है, एक्सेस डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आरबीआई को क्या करना है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है ना उसको एब्जॉर्व करना है, या इन लोगों के पास से पैसे जो हैं उनके हाथ से हटाना है, ताकि वो कम खर्च करें, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। तो क्या होगा, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो वो बदले में क्या लेगी, गवर्नमेंट पैसे लेगी आरबीआई के थ्रू।
यानी आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी तो बदले में उसे पैसे मिलेंगे, वो एक्सेस जो लिक्विडिटी था ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बैंक्स के थ्रू। जब वो सिक्योरिटीज खरीदेगी आरबीआई तो लोगों के पास से पैसे जो है वो चले जाएंगे, बैंक के पास जो रिजर्व है वो कम हो जाएगा, और कम पैसे होने के बाद क्या होगा, लेस डिमांड होगा, तो फिर वापस जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बाद आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में इसको हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। पहला है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में मतलब क्या होता है, नाम से ही लग रहा है आपको। इसमें जैसे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा और डाउन पेमेंट क्या होगा, लोन का ड्यूरेशन क्या होगा, इसको लेकर जो है वो आरबीआई चेंजेस लाती है। ठीक है, दूसरा है मोरल सुएजन। इसमें क्या है कि आरबीआई जो है ना वो डायरेक्टिव इशू करती है, गाइडलाइंस इशू करती है, सजेशन देती है बाकी बैंक्स को, परसुएड करती है, कोई कंपल्सन नहीं है, अर्ज करती है, परसुएजन करती है, परसुएड करती है कि भाई मेरी बात मान लो आप। तीसरा है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है, आरबीआई जो है ना वो जो लोन वो बैंक्स को दे रही है उसको घटा सकती है। ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कितना लिमिट होगा लोन का वो डिसाइड करने लगती है, इसी को क्रेडिट रेशनिंग कहते हैं। चौथा है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है, ये होता है क्या, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द लोन अमाउंट विच इज नॉट फाइनेंस बाय द बैंक। या हम अदर वर्ड्स में कहें तो जब आप लोन लेते हो ना तो आप कोलेट्रल, जनरली कोलेट्रल बेस्ड लोन लेते हो, तो कोलेट्रल का जो वैल्यू होता है, ठीक है, उस जैसे मान लीजिए आपने हाउस लोन लिया ना, तो जितने का हाउस उतना आपको लोन नहीं मिलेगा, उससे कम का लोन मिलता है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है ना उस कोलेट्रल का वैल्यू का और जो लोन आपको मिल रहा है, उस डिफरेंस को ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोलेट्रल का वैल्यू है मान लीजिए 1 लाख रुपए, और आपको जो है वो लोन जो है वो मिल रहा है 80,000 रुपये, यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 20%। मान लीजिए कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट घटता है तो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट घटेगा तो अब आपको ज़्यादा अमाउंट का लोन मिलेगा, यानी अब उसी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको 80,000 के बदले 90,000 रुपये लोन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स ज़्यादा लोन लेंगे। यानी अगर मार्केट में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा तो क्या होगा, लोन्स बढ़ेगा। क्यों लोन बढ़ेगा, क्योंकि अब पहले की तुलना में ज़्यादा अमाउंट का लोन कोलेट्रल के अगेंस्ट में मिलेगा। और फिर लास्ट में आता है डायरेक्ट एक्शंस। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि अगर कोई बैंक नॉन कंप्लिएंट है, कोई बात नहीं मान रही है आरबीआई की, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन लेगी। क्या कर सकती है, उसके बिल्स के डिस्काउंटिंग को मना कर सकती है या बैंक को पेनलाइज कर सकती है। लास्ट में हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को। पहला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, बहुत पॉपुलर है। देखिए आरबीआई क्या डिफाइन करती है, it is a facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the RBI by dipping into their statutory liquidity ratio portfolio up to a limit at a panel rate of interest. This provides a safety valve against unanticipated liquidity shocks to the banking system. सिंपल भाषा में बताऊं क्या है, क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया ना कि स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो का जो अमाउंट है ना उसे बैंक के पास हमेशा रखना पड़ता है, बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, वो जनरली उसको यूज़ नहीं कर पाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है और सारे जो इंटर बैंक लिक्विडिटी की जो ऑप्शन है वो ड्राई हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं बचती। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में आरबीआई कहती है कि आपके पास जितना एसएलआर है ना उसका 3% आप क्या कर सकते हो, 3% आप लोन ले सकते हो। ठीक है, एसएलआर का 3% जो है वो आप अमाउंट आरबीआई से ले सकते हो लोन के तौर पर, क्योंकि वो एकदम इमरजेंसी ऑप्शन है वो। ठीक है, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना जनरली रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो रेपो रेट एट प्रेजेंट कितना है, 4%, और लेटेस्ट एमएसएफ रेट क्या है, 4.25%। ठीक है, और इसके लिए भी जैसे रेपो में क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल रखते हैं ना, इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कोलेट्रल रखा जाता है। एक और टर्म जो आता है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है, इट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाई और री डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। ये देखिए बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, और इसको जो है ना एमएसएफ रेट के साथ अलाइन कर दिया गया, यानी जो एमएसएफ रेट होगा ना वही बैंक रेट होगा। जनरली इसका जो काम होता है ना वो बैंक को पेनल्टी
पेनलाइज करने के लिए यूज़ होता है, जो पेनल्टी रेट के तौर पे यूज़ किया जाता है बैंक रेट को। जैसे पेनल्टी कब वो लगता है, जैसे मान लीजिए कि सीआरआर एसएलआर का जो अमाउंट वो मेंटेन अगर नहीं कर पा रही है बैंक, तो उससे बैंक रेट प्लस पर डे के हिसाब से 3% देना पड़ता है। बैंक रेट पैनल रेट हो गया प्लस 3% उसको पर एक दिन का देना पड़ता है। अगर 2 दिन हो गए तो और ज़्यादा देना पड़ता है। तो पेनल्टी रेट के तौर पे ही ज़्यादातर बैंक रेट यूज़ होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।